गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अथर्वा जीएस या अथर्वा आईएएस कॉरिडोर में वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि पर्यावरण की चीज़ें चल रही हैं, हम पर्यावरण की क्लास को रन करा रहे थे, तो उसी क्रम में हम कंटिन्यू आगे चीज़ों को लेके चल रहे हैं। एक चीज़ और आप सभी लोगों को बता दूं कि कुछ क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलेंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, कुछ क्लासेस हैं जो पेड होंगी, उनका कुछ मिनिमम चार्ज रखा गया है। अगर आप जीएस के टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हैं कि कंप्लीट टॉपिक आपको मिले तो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे मेरे कांटेक्ट नंबर पर। बाकी सारी चीज़ें अगर बात किया जाए सामान्य तौर पर या मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको सीधे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। साथ के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अगर सारी चीज़ें आपको बेहतर लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे आगामी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको हमेशा उपलब्ध होती रहें और जानकारी मिलती रहे और आप उससे आने वाली परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सके। अब सामान्य तौर पर बात किया जाए तो यूपी में इस समय कई एग्ज़ाम होने वाले हैं, शेड्यूल बन चुका है, चाहे यूपीपीएससी का शेड्यूल बना हो या माध्यमिक चयन बोर्ड का शेड्यूल बना हो या पेट जैसी परीक्षाएं हो, तो इन सभी में जीएस का महत्वपूर्ण रोल है और जीएस के लिए ही इस जीएस कॉरिडोर को बनाया गया है, जिससे आपको जीएस की सारी चीज़ें उपलब्ध हो सके। तो चलिए पर्यावरण के आगे इसी क्रम में अगले टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं बिना देरी किए हुए, जिससे आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो सके। तो अभी तक हमने पर्यावरण के बारे में केवल इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन के बाद अगर बात किया जाए तो सामान्य तौर पर सारी चीज़ों को हमने देखा था। तो उसी क्रम में अगर बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जलवायु परिवर्तन। पर्यावरण का ही सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का हमारा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। अब अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात करें, सबसे पहले तो मन में यह बात उठेगी कि जलवायु परिवर्तन कहते किसे हैं। तो सामान्य तौर पर अगर बात किया जाए तो हमारे चारों तरफ जो हमारा क्लाइमेट है, वायुमंडल है, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं जिसे हम क्लाइमेट या जलवायु के नाम से जानते हैं। उसमें जो लगातार बदलाव की प्रक्रिया है, यानी बदलाव हो रहा है, समय के साथ चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इस तरह की जो भी प्रक्रियाएँ हो रही हैं उन सभी चीज़ों को मिला करके हम उसे जलवायु परिवर्तन का नाम देते हैं कि हमारे चारों तरफ की चीज़ों में बदलाव हो रहा है, खास करके प्राकृतिक चीज़ों में बदलाव हो रहा है जो हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। सामान्य तौर पर बात किया जाए तो ये सारी चीज़ें एक स्थिर ढंग पर चलें तो उससे मनुष्य का जीवन हो या प्राणी जीवन हो, जीव जंतु हो, सभी सुरक्षित रहते हैं। तो अगर हम परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो जलवायु परिवर्तन का सबसे पहला सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन का सबसे पहला सम्मेलन 1972 में हुआ। कब हुआ? 1972 ईस्वी में जलवायु परिवर्तन का सबसे पहला सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन को आयोजित करने के पीछे यही कारण था कि यह बात रखी गई कि पृथ्वी को बचाने के लिए भी कार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि पूरे हमारे सौर मंडल में अगर बात किया जाए, सौर परिवार में, तो एकमात्र पृथ्वी ग्रह ऐसा है जिसमें जीवन पॉसिबल है, जीवन की सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं। बाकी ग्रहों में अगर बात किया जाए तो अभी जीवन का अस्तित्व हमारे सामने नहीं आ पाया है। तो 1972 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो आपका स्वीडन एक देश है यूरोप का, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम, यानी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 1972 में जलवायु परिवर्तन का प्रथम सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? स्टॉकहोम में, याद रखिएगा, प्रथम सम्मेलन हुआ और इसमें भाग लेने वाले देशों की जो संख्या थी वो 119 देश, यानी 119 देशों ने इसमें हिस्सा लिया।
ठीक है। तो सामान्य तौर पर बात किया जाए तो 1972 में स्टॉकहोम में 119 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। अब बात करते हैं कि जब जलवायु परिवर्तन का पहला सम्मेलन हुआ तो इस पर चर्चा हुई कि किस प्रकार से हमारे क्लाइमेट में बदलाव आ रहा है, हमारे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, अब इसे स्थिर या बनाए रखने का कैसे प्रयास किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों पर यहाँ चर्चा हुई और इसी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को अपनाया गया। किसे अपनाया गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र, ये सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा छोटे छोटे एग्ज़ाम में। जैसे कि अगर यूपी के एग्ज़ाम की बात करें तो आने वाला सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, पेट का एग्ज़ाम हो, यूपी का आरओ हो या इवन पीसीएस भी हो, सिविल भी हो, तो सभी जगह जीएस के यह पोर्शन महत्वपूर्ण है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की यहीं पर शुरुआत की गई, जिसे संक्षेप में हम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम भी कहते हैं, यूएनईपी, याद रखिएगा। तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के बाद 1972 में स्टॉकहोम में ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को अपनाया गया। इसके अपनाने के साथ साथ अगर बात किया जाए तो जो आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अपनाया गया, इसका जो मुख्यालय, यानी अपनाने के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इसके मुख्यालय की स्थापना की गई, जिसे नैरोबी में बनाया गया। कीनिया की राजधानी है नैरोबी। तो याद रखिएगा कि यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो कीनिया की राजधानी नैरोबी में है। तो यह भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। मैं थोड़ा सा पीछे इसलिए हट जाता हूँ कि आप सभी लोग नोट करते रहें। तो कीनिया की राजधानी नैरोबी में इसका मुख्यालय बनाया गया। साथ के साथ आगे चल करके आपके जलवायु परिवर्तन की चीज़ों को लेकर के आकलन करने के लिए आईपीसीसी का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? आईपीसीसी का, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी सामान्य रूप में बात किया जाए तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी का गठन भी इसी समय किया गया। और आईपीसीसी क्या करता है? याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित आकलन करता है। जलवायु परिवर्तन का आकलन, यानी जलवायु परिवर्तन से संबंधित चीज़ों का आकलन करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? आईपीसीसी के द्वारा किया जाता है। अब सामान्य रूप में अगर बात किया जाए तो जो आईपीसीसी है, इसी जलवायु परिवर्तन की अगली कड़ी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना जब इसी को आधार बना करके की गई, वो की गई 1988 में। आईपीसीसी की जो स्थापना की गई वो 1988 में की गई, जो जलवायु परिवर्तन का आकलन करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखी, इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा, फिर आगे हम कंटिन्यू चलते हैं। चलिए, वर्तमान में आईपीसीसी की अगर बात किया जाए तो लगभग 195 कंट्रीज़ हैं जो इसके एक तरीके से हिस्सेदार हैं या सहभागी हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि 195 कंट्रीज़ इसमें हिस्सा लेते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी लोग चीज़ों को दिमाग में ज़रूर बिठाए रखिएगा, और जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार से आपके सीधे प्रश्न यहाँ से आएंगे। सभी लोगों के लिए सब बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान से रखना, ध्यान से पढ़ना। और चीज़ें बेहतर लग रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में हुआ। इस स्टॉकहोम सम्मेलन के यानी 1972
कौन सा सम्मेलन? जलवायु परिवर्तन का पहला सम्मेलन आपने देखा, स्टॉकहोम सम्मेलन। इस स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 वर्षों के बाद, याद रखिएगा कितने वर्षों के बाद? 20 वर्षों के बाद, 20 वर्ष बाद आओगे तब कहाँ पहुँच गए? 1992, 1972 में होता है पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट। पृथ्वी सम्मेलन, यानी इसी कड़ी में आगे बढ़ाया गया, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया कि पृथ्वी को अब बचाना सबसे प्रमुख उद्देश्य है। हमें हर हाल में अपने अर्थ को सेव करना है, अर्थ को बचाना है। और यह जो अर्थ समिट होता है, पृथ्वी सम्मेलन होता है, यह होता है रियो डी जनेरियो में। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये रियो डी जनेरियो कहाँ है? तो ब्राज़ील में है, याद रखिएगा, ब्राज़ील का शहर है रियो डी जनेरियो। तो इसका आयोजन, अर्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया? रियो डी जनेरियो में किया गया। अब अगर बात किया जाए तो यहाँ पर इसी अर्थ समिट में, जिसे हम रियो सम्मेलन भी कह सकते हैं क्योंकि रियो डी जनेरियो में हुआ था, याद रखिएगा, इसीलिए इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं। रियो सम्मेलन, याद रखिएगा, दोनों एक ही चीज़ है, परेशान नहीं होइएगा, परेशान मत होना कि कुछ और सोचो। अर्थ समिट का मतलब रियो सम्मेलन। अब इसमें अपनाया क्या गया? ग्लोबल वार्मिंग, जिसे आप वैश्विक तापन कहते हैं, यानी भूमंडलीय तापन कह लो, वैश्विक तापन कह लो या ग्लोबल वार्मिंग कह लो, एक चीज़, सारी चीज़ें एक हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो गया और साथ के साथ जलवायु परिवर्तन की चीज़ों को देखने के लिए यहाँ पर चीज़ें स्वीकार की गई कि भैया अब ग्लोबल वार्मिंग को भी देखना है। ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी पर काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन तेज़ी से हो रहे हैं, तो ये ग्लोबल वार्मिंग से कैसे निपटा जाए, यह इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा किए जाने की बात कही गई। और साथ के साथ इनसे संघर्ष करने की बात की गई कि हर हाल में हमें इनसे लड़ना है और लड़ करके पार पाना है। लड़ने का यह तात्पर्य नहीं कि पूरी तरीके से किसी से युद्ध करना है। युद्ध करने का तात्पर्य है कि हमें इस विषम परिस्थिति, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं को दूर करना है और दूर करके पृथ्वी को बचाने का कार्य करना है, पृथ्वी के तापमान को स्थिर करना है, क्लाइमेट को बनाए रखने का कार्य करना है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि 1972 के बाद 1992 में अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन होता है, जिसे हम रियो सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। चलिए अब इसके बाद अगर बात किया जाए, इस जब अर्थ समिट की बात आती है, पृथ्वी सम्मेलन की बात आती है, रियो डी जनेरियो की बात आती है, तो यहाँ पर इस सम्मेलन में धारणीय विकास की अवधारणा का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? धारणीय विकास। सभी लोगों को दिख रहा है बेहतर तरीके से, उम्मीद कर रहा हूँ दिख रहा होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी अगर बात किया जाए तो यहीं पर धारणीय विकास की अवधारणा का जन्म होता है। ठीक है, और इस धारणीय विकास, आगे मैं इस पर चर्चा करूंगा, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणीय विकास के लिए यहाँ पर ये सब 1992 की बात की जा रही है, याद रखिएगा। एजेंडा 21, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। एजेंडा 21 को अपनाया गया, एजेंडा 21 को अपनाया गया। तो इसी पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन में ही धारणीय विकास को अपनाया गया और धारणीय विकास को अपनाने के लिए एजेंडा 21 का नारा दिया गया। इस मतलब 21 लक्ष्य रखे गए कह सकते हैं, जिससे हम धारणीय विकास की अवधारणा को पा सके और ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन से निपट सके, उस समस्या का समाधान कर सकें। तो ये ध्यान रखिएगा कि एजेंडा 21 को भी यहीं पर अपनाया गया था। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है, चलिए
अब इस 1992 के बाद, ये मैं हटा दे रहा हूँ, आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, नोट करते चलना भाई, या तो फिर दोबारा देख लेना, जैसा भी आपको बेहतर लगे। 2-3 बार वीडियो भी देख सकते हो, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें दिमाग में बैठ जाए। चलिए, इस 1992 अर्थ समिट या रियो डी जनेरियो सम्मेलन या रियो सम्मेलन के 5 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 5 वर्ष बाद 1997 में इसी अर्थ समिट के बातों को कंपेयर करने के लिए या उसका अध्ययन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, ऐसा कह सकते हो कि इसका मूल्यांकन करने के लिए कि क्या हमने पाया क्या नहीं पाया, जो लक्ष्य था हमारा। तो 1992 के मूल्यांकन के लिए 1997 में एजेंडा 21 के मूल्यांकन के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, और यह सम्मेलन जो है पूरी तरीके से आयोजित किया गया न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में मूल्यांकन हेतु सम्मेलन। न्यूयॉर्क यूएसए में है। न्यूयॉर्क में मूल्यांकन हेतु सम्मेलन, यानी सामान्य तौर पर बात किया जाए तो 1997 में यह 1992 के अर्थ समिट के मूल्यांकन के लिए क्या किया गया? एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। अब अगर बात किया जाए कि रियो सम्मेलन के 10 वर्ष के बाद, ये तो 5 वर्ष बाद हुआ, यहीं पर हम देख लेते हैं 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष के बाद का मतलब हुआ 2002। 2002 में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसे रियो +10 सम्मेलन कहा गया, जो दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। जोहान्सबर्ग में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित हुआ, और लिख लीजिएगा, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। 2002 की बात की जा रही है। रियो के 10 वर्ष बाद, इसे रियो +10 भी कह सकते हो, रियो +10, ध्यान रखना, रियो +10 सम्मेलन भी कहा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो रियो +10 सम्मेलन की अगर बात किया जाए तो 2002 में जोहान्सबर्ग में यह जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया, और इसमें सतत विकास की अवधारणा का जन्म हुआ। विश्व सतत का मतलब होता है लगातार, याद रखना, विकास। इसमें जो इस अवधारणा का जन्म हुआ उसे कहा जाता है विश्व सतत विकास, यानी विश्व सतत विकास की अवधारणा का पूरी तरीके से यहाँ पर जन्म हुआ और उसी पर काम किया गया। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं, सब नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें बेहतर लग रही होंगी। चलिए, अब इन सारी चीज़ों के बाद यानी जोहान्सबर्ग सम्मेलन, एक के बाद एक क्रम से बता रहा हूं जिससे आपके दिमाग में पूरी तरह बैठ जाए। और याद रखिएगा, यहां से बिल्कुल प्रश्न पूछा जाता है, किसी भी प्रकार से कुछ भी मिस मत करिएगा, दिमाग में बिल्कुल बिठा करके रखिएगा। ठीक है, चलिए, अब 2002 के बाद की कहानी देख लेते हैं।
पढ़ते रहिए थोड़ा सा। अभी चीज़ें कंटिन्यू ओपन नहीं हो पाई हैं, लेकिन यह है कि क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, लेकिन चीज़ों को ध्यान से देखते रहिए। डेली आपको 2-3 वीडियो कुछ न कुछ मिलता रहेगा। आप ध्यान से चैनल से जुड़े रहिए और चीज़ों को एक बार ज़रूर देखते रहिए। तो अगर सामान्य तौर पर बात किया जाए तो रियो 10 की बात हुई। रियो 10 के बाद अगर बात करें तो रियो 20 आता है। क्या आता है? रियो 20, यानी 1992 के बाद 20 वर्ष जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 2012, जिसे हम रियो +20 कहते हैं, यानी रियो के 20 साल बाद 2012 में अगर बात किया जाए तो आपके ब्राज़ील के उसी शहर में रियो डी जनेरियो में ही रियो 20 का आयोजन किया जाता है, रियो डी जनेरियो में। तो सेम उसी शहर में फिर से आयोजन हुआ, ठीक है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ। और इस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में खास करके धारणीय विकास का अगर बात किया जाए कि अवधारणा को लघु नाम के रूप में भी जाना जा सकता है, कि धारणीय विकास की रूपरेखा को लघु नाम दिया गया रियो +20, और उसी का पूरी तरीके से मूल्यांकन के लिए इसका आयोजन हुआ और अगले लक्ष्य के निर्धारण के लिए बात की गई, ठीक है। तो रियो +20 का जो आयोजन हुआ, इसमें जो खास करके शीर्षक रखा गया, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, द फ्यूचर, याद लिख लीजिएगा, द फ्यूचर वी वांट, यानी इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया वो क्या किया गया? द फ्यूचर वी वांट, यानी कौन सा ऐसा भविष्य हम जो पाना चाहते हैं, उस पर जलवायु परिवर्तन का 2012 का रियो डी जनेरियो का सम्मेलन आयोजित हुआ, रियो +20 के नाम से। साथ के साथ इसमें सतत विकास की अवधारणा अब आगे चल ही रही है कि गरीबी मिटाना है, जनसंख्या पर नियंत्रण करना है, लोगों को अच्छी जीवन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है, साथ के साथ जलवायु पर बिगड़ते हुए हालात पर नज़र रखते हुए उसे कंट्रोल भी करना है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे रियो 20 सम्मेलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इस सम्मेलन में अगर बात किया जाए तो इसी सम्मेलन में सबसे बड़ी बात जो हुई वह हुई हरित अर्थव्यवस्था की अवधारणा जन्म लेती है। भारत ने ही इस अर्थव्यवस्था पर चर्चा की, जिसे हम हरित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ग्रीन इकोनॉमी। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? याद रखिएगा, इस सम्मेलन में भारत ने इस सम्मेलन में इस कॉन्सेप्ट को दिया, जिसे हम हरित अर्थव्यवस्था या ग्रीन इकोनॉमी कहते हैं। पूरी तरीके से ग्रीन इकोनॉमी की अवधारणा का जन्म यहाँ पर हुआ, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें सम्मेलन हुई। तो यह एक लगातार 2012 तक के सम्मेलन रहे। जलवायु परिवर्तन जो 1972 के बाद 92 के बाद 97, फिर 2002 के बाद 2012 का सम्मेलन। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ दिमाग में बिठा लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अब इसी पर अगले मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सब कुछ बढ़िया लग रहा होगा। अगर बढ़िया लग रहा है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे अगला वीडियो मिले। और शेयर ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, फ्रेंड्स वगैरह को भी बताइएगा, जिससे वो भी लाभ उठा सकें। वैसे यारों पढ़ते रहो, बढ़िया सारी चीज़ें बेहतर होंगी, सब कुछ अच्छा होगा, बस लगातार मेहनत करते रहिए। अब हम चर्चा कर लेते हैं। आज का जो अगला महत्वपूर्ण चर्चा है वह यह कि धारणीय विकास, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास क्या है। तो एक मन में सबके विचार उठ रहा होगा कि धारणीय विकास है क्या, इस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि क्या है धारणीय विकास। तो इस पर एक बार विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि क्या धारणीय विकास है। बाकी सारी चीज़ों को आप लोग नोट करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा कंटिन्यू।
चलिए, तो अब देख लेते हैं हम लोग धारणीय विकास क्या है। धारणीय विकास की अवधारणा क्या है, ठीक है। चलिए, अब अगला जो आपका टॉपिक है वो है धारणीय विकास। धारणीय विकास, जिसे हम सतत विकास भी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि सतत विकास की अवधारणा क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर बात करते हैं हम धारणीय विकास की या सतत विकास की अवधारणा की बात कर लेते हैं तो सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग जो किया गया, याद रखिएगा कि धारणीय विकास या सतत विकास शब्द का पहली बार, कुछ चीजें जान लीजिए फैक्ट के रूप में, प्रथम बार जो प्रयोग किया गया इस शब्द का प्रथम बार जो प्रयोग किया एक संस्था है IUCN, ठीक है। तो IUCN संस्था ने इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया है, ये जानिएगा। दूसरी बार 1987 में, 1987 में। अगर हम 1987 की बात करें तो 1987 में एक संस्था है WCED। तो इस WCED संस्था ने एक टैग लाइन जारी किया, एक रिपोर्ट जारी किया जिसे कहते हैं आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कई बार PCS में भी पूछा जा चुका है, कई बार अन्य एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। जिसकी हेडलाइन क्या थी, आवर कॉमन फ्यूचर। तो WCED ने आवर कॉमन फ्यूचर नाम की इस रिपोर्ट में परिभाषा और व्याख्या दी। परिभाषा और इस शब्द की व्याख्या किया, किसकी, धारणीय विकास की अवधारणा को। यानी पूरी तरीके से धारणीय विकास की अवधारणा IUCN ने सबसे पहली बार शब्द को गढ़ा। शब्द को गढ़ने के बाद 1987 में WCED ने आवर कॉमन फ्यूचर नाम से इसकी परिभाषा और व्याख्या दी। और इसमें क्या कहा गया, ध्यान से सुनिएगा। कहा गया कि धारणीय विकास उस तरह का विकास है जिसमें हम आज की अपनी ज़रूरतों को तो पूरी करें, यानी मनुष्य की बात किया जा रहा है, मानव की, कि मानव अपनी आज की सभी ज़रूरतों को पूरी करे, लेकिन एक संतोषजनक स्तर पर अपनी ज़रूरतों को पूरी करे और प्रकृति के द्वारा दिए गए जो उपहार हैं, यानी प्रकृति ने जो हमें मुफ्त में चीज़ें दे रखी हैं, उसे अगली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रखें। यानी सामान्य रूप में वर्तमान में विकास इस प्रकार से किया जाए जिससे आने वाली अगली जो पीढ़ी है, अगले जो हमारे वंशज हैं, उन्हें अपने विकास में कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। जैसे सामान्य रूप में बात किया जाए तो जो पेट्रोलियम है, जिसे हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इनका उतना ही उपयोग करें जितना हमारे लिए ज़रूरी है, अत्यधिक उपयोग ना करें। पानी प्रकृति ने हमें दे रखा है, तो पानी पीने योग्य 1% ही है, तो उस 1% पानी का हम कम से कम इतना प्रयोग करें कि जितना ज़रूरी है उसका मिसयूज़ ना करें। क्लाइमेट में हमें ऑक्सीजन मिली हुई है, वायुमंडल शुद्ध रखने का प्रयास करें। तो इन सारी चीज़ों को करेंगे तो हमारे आने वाली अगली पीढ़ी को इन सारी चीज़ें भी उपलब्ध होंगी और वो बेहतर अपना विकास कर सकेंगे, ठीक है। तो धारणीय विकास की अवधारणा यही कहती है कि आज की ज़रूरतों को इस हिसाब से पूरी करें जिससे आने वाली पीढ़ी को कोई भी नुकसान ना हो, ठीक है। तो 1987 में WCED ने ही आवर कॉमन फ्यूचर में इस अवधारणा की परिभाषा और व्याख्या की। एग्जाम में पूछा जाए तो आप यही लगाएंगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। IUCN ने सबसे पहली बार शब्द का प्रयोग किया था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अगर सामान्य तौर पर बात किया जाए तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये धारणीय विकास की अवधारणा हो गई। अब Rio+20 सम्मेलन की बात कर लेते हैं, जिसमें धारणीय विकास की चीज़ों को रखा गया। तो Rio+20 सम्मेलन में आपके इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, यानी आपके धारणीय विकास को प्राप्त करने के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए। कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए? 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए।
और इन 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो टाइम दिया गया 2030 तक सभी देशों को प्राप्त करना है। यानी धारणीय विकास की अवधारणा को अगर जानने तो 17 लक्ष्य रखे गए Rio+20 सम्मेलन यानी जोहान्सबर्ग में, और इन 17 लक्ष्यों को सभी देशों को 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया है, जिससे वह इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकें। तो ये सारी चीज़ें रही आपकी धारणीय विकास की अवधारणा से संबंधित सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज का इस जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज का टॉपिक आपका समाप्त हुआ। अगले नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। हैव अ गुड डे, गुड लक। अगर सारी चीज़ें बेहतर लग रही दोस्तों तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय।